विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर पंजाब में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। पंजाब सरकार ने राज्यपाल की चिट्ठी का जवाब भेजा है। सदन की कार्रवाई की डिबेट पहले कभी नहीं मांगी गई, यानी डिटेल कभी मांगी गई थी और ना ही राज्यसभा सचिवालय ने कभी दिया। यह तरीका सत्र बुलाने की नजीर नहीं बन सकता। मंत्रिपरिषद का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी है। राज्यपाल इसे नहीं मानते तो यह कानून संविधान के खिलाफ होगा। दरअसल राज्यपाल ने भगवंत मान को चिट्ठी लिखी है और संविधान के आर्टिकल 167 और 168 का जिक्र किया है। आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बताई गई है, जिसमें राज्य के सभी प्रशासनिक मामले, विधायी प्रस्ताव और मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी राज्यपाल को देने की बात है। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के उस फैसले पर नाराजगी जताई थी, जिसमें 27 सितंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के मामले में राज्यपाल ने सत्र के विधायी कार्यों की जानकारी मांगी थी। देश में 75 साल की आजादी में कभी यह देखा नहीं गया कि कोई गवर्नर कह रहा है चुनी हुई विधानसभा को कि लिस्ट ऑफ बिजनेस मुझे दिखाओ पहले, तब असेंबली बुला सकते हो। ये बड़ी अजीब बात है। कल को गवर्नर साहब कहेंगे भाई कौन कौन विधायक क्या क्या भाषण विधानसभा में देगा, उस भाषण की कॉपी भी पहले मुझे दे दो। पहले मैं देखूंगा कि कौन क्या बोल सकता है, मैं उसको वेट करूंगा, तब आप विधानसभा में बोलना। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक दावे को लेकर ट्विटर पर तंज कसा। दरअसल 22 सितंबर को मदुरई दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि एम्स मदुरई का 95% काम पूरा हो गया है और बहुत जल्द पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। मनिकम टैगोर ने जिस जगह एम्स बन रहा है उसकी तस्वीर भी साझा की। उन्होंने लिखा, मैं स्थानीय सांसद के साथ इस जगह पर पहुंचा, लेकिन एम्स की इमारत मुझे नहीं दिखी, शायद उसे कोई चुरा ले गया। जेपी नड्डा ने क्या कहा था, क्या दावा किया था, वो सुनवाते हैं। I am happy to share with you that 1,264 crores were allotted to make this ordinance of medical sciences, and there was a problem where to make it. We wanted to make it constructed in Madurai. We were successful in it because of your help, and today 95% of the work of the All India Institute of Medical Sciences has completed. Very soon it will be dedicated by the Prime Minister to the people. गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। आज अमित शाह किशनगंज पहुंचे, जहां उन्होंने बूढ़ी काली माता मंदिर में पूजा की। उनके मंदिर आने पर पारंपरिक वेशभूषा में शंख ध्वनि के साथ महिलाओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद गृह मंत्री बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी महानिदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा पर समीक्षा बैठक में शामिल हुए। यहां उन्होंने महिला जवानों के साथ लंच भी किया। इधर आज दिल्ली जाने से पहले अमित शाह के आरोपों पर जब लालू यादव से पूछा गया तो उन्होंने इतना ही कहा कि बीजेपी का सफाया है। हो गया क्यों बोल रहे हैं जंगल राज ऐसा है सफाया है चोट लग जाएगी बोल रही है अमित शाह कह रहे हैं कि सफाया है बीजेपी का सफाया है। गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि धोखा तो बीजेपी ने दिया है। धोखा तो आपने दिया, षड्यंत्र तो आपने किया, साजिश तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो यह भी जाके कहा पटना में कि आने वाले समय में इस देश में सभी दल समाप्त हो जाएंगे और क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे और अकेले भारतीय जनता पार्टी रहेगी। जिस सभा की बात आप कर रहे हैं उस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने यह भी कहा और यह भी कहा कि हम 200 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आधी बात बोलते हैं, यही तो है उनका। एक चेहरा दिखाने वाला है और एक चेहरा मुंह में राम बगल में छुरी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन खत्म हो गया है।
किसानों और प्रशासन में बातचीत के जरिए मामला सुलझ गया। किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि प्रशासन से उनकी बात हुई। प्रशासन ने कहा कि जो फसल मंडियों में पड़ी है उसकी भराई शुरू की जाएगी, लेकिन पर्चे 1 अक्टूबर से ही कटेंगे। इसके अलावा अब सरकार 22 क्विंटल की जगह 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान उठाएगी। इससे किसान के धान खराब नहीं होगी और पूरे धान की खरीद हो जाएगी। आज ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकार जल्द मामले को सुलझाकर हाईवे खाली करवाए। धान की खरीद वो अभी से शुरू कर देंगे और जब तक सरकारी खरीद नहीं आती तब तक उसको भर के लगाए जाएंगे। कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये उनकी सरदर्दी है। पर्चे उसके बाद में कटेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकारी खरीद है उसके हमारा प्रयास जारी रहेगा कि वो जल्दी आए। और दूसरी जो चीज़ है, जो 22 क्विंटल की खरीद इन्होंने एकड़ की कर दी थी, उसको 5 जिलों में जो है वो जिनमें ज़्यादा निकासी होती है उनमें 30 क्विंटल कर दिया गया है और कुछ जिलों में उसका 28 क्विंटल पर जीटी रोड तो खोल रहे हैं आप लोग, जीटी रोड खोलने का निर्णय लिए? हाँ, दोनों मांग पे हम बैठे थे, दोनों मांगे हमारी मान ली गई। अब हम जीटी रोड खोल रहे हैं। जो है रूटीन में चल पड़ा है, सभी डाइवर्जन जो है हटा दी गई है और सुचारू रूप से जो है ट्रैफिक अभी स्टार्ट हो गया। तो इनकी जो मांगे थी मान ली गई हैं? नहीं, जो हमारी बातचीत हुई है एमिकेबली पूरे मैटर को रिजॉल्व कर दिया गया। देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने दिल्ली में शनिवार को सद्भावना संसद का आयोजन किया, जिसमें देश के तमाम मौलाना और साधु संत शामिल हुए। जमीयत देश भर में इस साल लगभग 1000 से ज्यादा शहरों में ऐसी सद्भावना संसद का आयोजन करेगा। जमीयत ने यह फैसला संघ प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद और मदरसे के दौरे के बाद लिया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। हम इस वक्त जमीयत उलमा हिंद में हैं। यहाँ पर एक धर्म संसद, सद्भावना संसद चल रही है। हमने देखा कि मोहन भागवत अभी मस्जिद गए, मदरसे में गए, तो जमीयत ने पहल की है तमाम साधु संत, मौलाना, पढ़े लिखे लोग जमीयत के दफ्तर पहुँचे हैं। उनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही साधु संत हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य सत्यनारायणाचार्य। आप सर यहाँ पर आए हैं और साथ में मौलाना आपके हैं और आप साथ में खड़े हुए हैं। जमीयत के दफ्तर आए हैं आप, यहाँ मस्जिद भी है। क्या भावनाएं यहाँ पर हैं आपकी? किस मकसद से यहाँ पर पहुँचे हैं आप? तो देश में कैसे चैन अमन कायम हो और सबके सद्भाव बने रहें, सबके देश में धर्म के नाम पर अखंडता और एकता बनी रहे, धर्म के नाम पर हमें कोई गुमराह ना करे, इस भावना को लेकर के आए। इस भावना को लेकर के आए हैं। ये जमीयत उलमा हिंद के महासचिव हैं और हकीमुद्दीन साहब। हकीमुद्दीन साहब, आप लोगों की तस्वीरें जो इतना मोहब्बत भरी तस्वीरें हैं, एक साधु बाबा हैं और एक मौलाना साहब हैं, ये क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे भारत की खूबी है, यहाँ सारा मुल्क जमा है और हम सब लोग इस खुशी में शामिल हैं और यही पैगाम हमारे लिए पूरे मुल्क के लिए जाएगा इंशाअल्लाह। हमने देखा है पहले भी उस दिन मोहन भागवत साहब मस्जिद गए, मदरसे गए और ये आप लोगों ने पहल की है। जमीयत इस सद्भावना संसद के जरिए क्या करना चाह रहे हैं और क्या रोड मैप क्या है आपका? ये हम लोगों ने हर जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं उन इलाकों में कमेटियाँ बनाई जा रही हैं। 12-12 आदमियों की कमेटी है, उसमें 6 मुसलमान 6 हिंदू। तो अब तक 125 जगहों पे कमेटियाँ बन चुकी हैं, 125 जगहों पे। इससे पहले 28 तारीख को प्रोग्राम हुआ था। आज और कल ये 4-5 दिनों में 100 जगह पर और प्रोग्राम होगा और फिर वो कमेटियाँ बनेंगी। फिर अगले महीने फिर 100 प्रोग्राम करेंगे। मतलब आप आज इस महीने 100 प्रोग्राम और अगले महीने में 1000 का भी टारगेट है। पूरे इस साल 1000 सद्भावना संसद इस साल पूरे मुल्क में हमें करना है। कितने शहरों में करेंगे? पूरे मुल्क में आहिस्ता 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 पूरे मुल्क में फैल जाएंगे इस काम को लेके। और तरीका यह है कि हम 12 आदमियों की कमेटी बनाते हैं, उसमें 6 मुसलमान 6 हिंदू। उसका एक कन्वीनर कहीं हिंदू होगा, कहीं मुसलमान होगा और इसी तरह से दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके जब भी मुल्क के ऊपर कोई आफत आएगी, तो जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं, आप हैं, हम सब लोग हैं, इसी तरह से मुल्क के लिए खड़े होंगे और काम आएंगे। मोहन भागवत साहब ने एक अच्छा बयान दिया था
कि ज्ञानवापी जब मस्जिद का मामला चल रहा था, उन्होंने बोला था कि मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी हर मस्जिद में शिवलिंग देखना बंद करना चाहिए, मिलजुल कर रहें। उस पर आपका क्या कहना है सर? हमारा तो विचार है कि हर हिंदू को मस्जिद में जाना चाहिए और हर मुसलमान को मंदिर में जाना चाहिए, और दोनों के पढ़ना चाहिए विचारधाराएं जो शास्त्र हैं, आते जाते रहेंगे तो गलतफहमियां और एक दूसरे की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें ताकि हमें धर्म के नाम पर कोई गुमराह ना कर सके। कोलकाता की अलीपुर जेल को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। आजादी के आंदोलन के दौरान इस जेल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसी हस्तियों को बंदी बनाकर रखा गया था। अब इसे संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी और इस स्टोरी पर पूरी नजर डाल रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। एक जमाने का अलीपुर जेल अब अलीपुर म्यूजियम में बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुर म्यूजियम का लोकार्पण कर चुके हैं। अंदर जो हमारे आजादी का लड़ाई के वीर थे, उनका क्या क्या बलिदान था, उस पर एक एग्जीबिशन लगाया गया है। पब्लिक आके ये एग्जीबिशन देख सकते हैं और आजादी का लड़ाई का कहानी को महसूस कर सकते हैं। आइए चल के देखते हैं अंदर क्या है। अगर ये दीवार बोल पाते तो शायद हम अपने आजादी की लड़ाई की कहानी बहुत अच्छे से महसूस कर पाते, क्योंकि इस जेल में बहुत महान व्यक्तियों को कैद करके रखा गया था अंग्रेज द्वारा, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, CR दास, कन्हैयालाल दत्तो और पश्चिम बंगाल का पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय। ये था पंडित नेहरू का सेल और यहां पे देखिए कैसे वो रहते थे। जब पंडित नेहरू को यहां अलीपुर जेल में कैद करके रखा गया था, तब उनके साथ मिलने आते थे उनकी बेटी इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से हम जानते थे। लेकिन पंडित नेहरू का सेल ये था, यहां पे उनको कई दिनों तक रखा गया था। पंडित नेहरू को जेल में इसीलिए रखा गया था क्योंकि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया था और उनकी बेटी आके उनसे बातचीत करते थे। यहां पे आप देख सकते हैं सेल बहुत छोटा है, बहुत ही कम चीजों दिया जाता था उन दिनों में जो कैदी थे यहाँ पे, और एक छोटा सा सेल में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां अलीपुर जेल में रहते थे। ये वही बिल्डिंग है अलीपुर जेल में जहां पे ये छोटे छोटे सेल में बहुत महान व्यक्ति जैसे कि देशप्रिय ज्योतिंद्र मोहन सेनगुप्त और बाकी लोग जो हमारे आजादी के लड़ाई में एक बहुत बड़ा हिस्सा में उन्होंने हिस्सा लिए थे। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं देश बंधु चित्तरंजन दास का ये सेल है, यहीं पे उनको अंग्रेजों ने कैद करके रखा था। यहाँ पे उनके लिए पढ़ने के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे देशबंधु चित्तरंजन दास का एक बस्ट है और इस साइड अगर आप देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सेल है।
तो आप देख सकते हैं ये है सेल जहां पे नेताजी को कैद करके अंग्रेजों ने रखा था। उनका एक यहाँ पे जो स्टैचू है वो रखा गया है ताकि लोग देख पाए कैसा ये सेल था। आप अगर अंदर घुसेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि एक कितना छोटा सेल में इन जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको बंद करके रखे थे। एक ही खिड़की था, ऊपर साइड में कोई खिड़की नहीं था। और ये जेल में ऐसे नेताजी जैसे महान व्यक्ति यहाँ पे समय बिताए थे क्योंकि अंग्रेज उनको यहाँ पे कैद करके रखे थे। सिर्फ नेताजी नहीं, बाकी और लोग भी है, कानाईलाल दत्तो जैसे फ्रीडम फाइटर्स भी है, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जो बाद में पश्चिम बंगाल का पहला मुख्यमंत्री बने, वो भी यहाँ पे कैद करके उनको रखा गया था और उनका सेल भी इसी बिल्डिंग में है। अलीपुर जेल जो अब अलीपुर म्यूजियम है, वहां पे एग्जीबिशन में ये जो फांसी का मंच है वो भी एग्जीबिशन में रखा गया है। यहाँ पे बहुत सारे क्रांतिकारी जो फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्से लिए थे उनको फांसी की सजा दिए गए थे। और यहाँ पे कानाईलाल दत्तो जैसे क्रांतिकारी, आजादी के लिए लड़ने वाले इंसान को भी फांसी दिया गया था। ये फांसी का मंच है। और दूसरे तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो जो सेल दिख रहा है आपको बिल्डिंग में, वहां पे बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता था ताकि वो भी फांसी देख सके और डर जाए, लेकिन कोई डरे नहीं, वो क्रांतिकारी आजादी के लिए लड़ते रहे और यही इस एग्जीबिशन में बताया गया है। भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई की कहानी बहुत बार बताया गया है, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं। अलीपुर जेल में जो क्रांतिकारी, जो नेता अंग्रेज द्वारा कैद किए गए थे आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए, उनकी कहानी अब अलीपुर म्यूजियम द्वारा बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर और अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।